हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस का एक पोर्शन ऐसा है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो पोर्शन है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। तो अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले ये ब्रिटेन के अंदर लागू हुई थी। ब्रिटेन से हमने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम यानी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सबसे पहले ये देखते हैं कि लोकसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल का नेता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है, और ये पावर राष्ट्रपति को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो हम प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग स्थापित कर दिया गया है, जिसके हेड पीएम ही होते हैं। देखें, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर हम संघीय मंत्रिमंडल की बात करें और उसके अध्यक्षता करने वाला जो शख्स है वो कौन है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। यदि संघीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक होने वाली है तो उसका हेड प्रधानमंत्री होगा, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करें, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक बार भारतीय राजनीति के इतिहास में 5 साल से इस कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किस टाइम पीरियड के दौरान किया गया था और किस प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि पीएम का जो पद है उससे अपना रेजिग्नेशन देने वाले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो देखें, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पद से जो रेजिग्नेशन दिया, अपना त्यागपत्र दिया, वो मोरारजी देसाई ने दिया था भारतीय राजनीति के इतिहास के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे, यानी सबसे लंबा टेन्योर किसका है, जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे टेन्योर तक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर काम किया है। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं और 2 कार्यकाल वो सेकंड कार्यकाल में वो चल रहे हैं। तो अगर हम ये माने कि अभी सेकंड कार्यकाल के बाद उनका थर्ड पीरियड भी आता है, थर्ड टाइम भी वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि वो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का, उसे भी बीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। यानी हम बात करें कि असल में पावर का इस्तेमाल कौन सा व्यक्ति करता है भारतीय संविधान के हिसाब से, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से ऊंचा पद दिया गया जरूर है, लेकिन असल में पावर का जो पूर्ण उपयोग है वो प्रधानमंत्री ही करता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए, यहां हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस की, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन जानबूझकर इसके बीच में डाला है क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से भी। देखें, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल बदल विरोधी कानून से है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार डायरेक्ट इसी तरह से पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है।
तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये भी देखा गया है कि 10वीं अनुसूची किस प्राइम मिनिस्टर के समय, प्रधानमंत्री के समय में आई। तो राजीव गांधी जी ने दल बदल विरोधी कानून को लेकर आए थे और उनके कार्यकाल के दौरान ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी। देखिए, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कितने ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनकी मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी। तो इसका आंसर है क्लियर कट 3। लेकिन कौन कौन से 3 ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर वो थे और उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मौत हुई थी, उस समय वो प्रधानमंत्री थे। और तीसरी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जब बेअंत सिंह ने 1984 में उनकी हत्या कर दी थी, उनके बॉडीगार्ड थे बेअंत सिंह, तो वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थी और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन तीनों ही प्रधानमंत्रियों की मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए, अभी मैंने पिछले कहीं क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि भारत के जो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति को होती है और राष्ट्रपति ही पद की शपथ भी प्रधानमंत्री को दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जिसने एक बार भी अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है। तो ऐसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। इसका आंसर है इंदिरा गांधी। एक बार वो अपने पद से हटी, पॉलिटिक्स में एक्टिव रही, कोशिश की दोबारा से और उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री बनी। यानी एक बार पद से हटने के बाद दोबारा से उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो ऐसी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री पहले कौन थे, उसके बाद कौन बने, उसके बाद कौन बने। इसी कड़ी में भारत के जो पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1964 में जब उनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद दिया गया थोड़े दिन के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो बनने वाले थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। उनके बीच में गुलजारी लाल नंदा का एक शॉर्ट टाइम पीरियड भी एज अ पीएम रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात करें तो उसमें कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं और प्रधानमंत्री उस पावर का इस्तेमाल मंत्रिमंडल के थ्रू करता है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है कि सबसे यंगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारतीय राजनीतिक इतिहास में वो कौन है। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। और यहाँ मैं एक क्वेश्चन का जिक्र और करना चाहूंगा आपसे। अगर आपसे कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि भारत की आजादी के बाद पैदा हुए हों, तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 1947 में जब भारत हमारा आजाद हुआ उसके बाद पैदा हुए हैं और उनसे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री रहे वो सभी आजादी से पहले उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। यदि हम बहुमत दल के नेता की बात करें तो इस क्वेश्चन पर भी मैंने एक बार अभी डिस्कशन कर लिया है कुछ क्वेश्चन पहले। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री ही होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अगर हम पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार उप प्रधानमंत्री पद संभाला था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि भारतीय संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री के पद का जिक्र नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार घुमा फिरा कर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि संसद का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री वो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया, एक भी दिन संसद नहीं गए। तो अगर किसी भी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आपके लिए सेम रहेगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री रहे भारतीय राजनीति के इतिहास में जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 20, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? अगर हम कार्यपालिका की समस्त सत्ता की बात करें, सबसे ज्यादा पावर का इस्तेमाल कार्यपालिका में कौन करता है? तो सबसे ज्यादा कार्यपालिका की सत्ता का इस्तेमाल, पावर का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद करता है, मंत्रिमंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 21, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अगर हम संघीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? यहां क्वेश्चन को मैं समझाना चाहूंगा। देखें, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है, और ऐसा व्यक्ति यदि मंत्री बनता है तो वो कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? इसका आंसर है 6 मंथ, यानी 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री के पद पर रह सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य ना हो, चाहे वो राज्यसभा का भी सदस्य ना हो, यानी दोनों ही सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में 6 महीने तक वो अपने पद पर रह सकता है। लेकिन अगर उसे पद पर बने रहना है तो 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी या लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो यहां ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मंत्री पद पर आसीन होता है और वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तो ऐसी पोजीशन में वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकता है, और 6 महीने से ज्यादा यदि वो अपने पद पर बने रहना चाहता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता अवश्य रूप से ग्रहण करनी होगी। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य जरूर बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? यानी संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर मंत्रिपरिषद को अपॉइंटमेंट और उसके रेजिग्नेशन को या उसे हटाने की बात की गई है, उसको हटाने का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 के अंदर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसको हटाने के प्रावधान का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही लोकसभा के चुनावों में बहुमत प्राप्त होता है किसी दल को, तो उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को हम प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं, और प्रधानमंत्री जब बहुमत दल प्राप्त का नेता व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ले लेता है तो वो अपनी सहायता के लिए, कार्य करने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करता है, और मंत्रिमंडल का गठन करने की पावर है राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का गठन नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। तो यहां थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग करेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत की जब आजादी हुई तो उसके बाद हमारी जब सरकारें बनी तो स्वतंत्र भारत में पहले हमारे कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 26,
मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? मंत्री परिषद के अगर सदस्यों की शपथ की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। उनकी शपथ का कार्य, शपथ की पावर प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? अगर हम ये बात करें कि मंत्री परिषद के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर ज्यादातर जो सदस्य हैं वो कहां से लिए जाएंगे, तो वो लोकसभा से लिए जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने ये बात ऑब्जर्व की है कि ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और आज के इस वीडियो का आखिरी और अंतिम जो प्रश्न है वो है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसका जिक्र मैं अभी पीछे कर चुका हूं, लेकिन ये घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ठीक इसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन जब क्वेश्चन को घुमा फिरा कर फ्रेम किया जाता है तो बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का आंसर देने में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत आंसर कर देते हैं। तो यहां इसने पूछा है कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। तो ये हमारे सुपर 30 क्वेश्चंस थे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 30 क्वेश्चंस में से आप जब कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं बैठेंगे और प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर रहेंगे इस वीडियो से और उस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।